दोस्तों 1979 में खुमैनी जो सुप्रीम लीडर था उसने रेवोल्यूशनरी गार्ड बनाई, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसको आप जानते हैं, आप भली भांति परिचित हैं। वो हॉर्मूज में जिन्होंने पूरा का पूरा मामला वहां पे बिगाड़ के रखा है वो आईआरजीसी तो है। तो ये 1979 में बनी, या बनी क्यों, उसका कारण क्या था? आईआरजीसी बनने का एक कारण था कि उसके पहले जो फौज थी वो शाह की वफादार थी। शाह पहलावी जो कि शाह था ईरान का, राजा था ईरान का, वो भाग गया 1979 में। खुमैनी आ गया इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके। अब इस्लामिक रेवोल्यूशन लेकर आया, उसने बोला साहब ये जितनी भी फौज वौज है ये तो शाह की वफादार है, मुझे मेरी फौज चाहिए। उसने 1979 में आईआरजीसी का गठन कर दिया। आई थिंक इट वाज अप्रैल 1979 व्हेन आईआरजीसी वाज क्रिएटेड। तो आईआरजीसी को क्रिएट कर दिया। वही आईआरजीसी का हेड अहमद वहीदी आज की तारीख में पूरे ईरान को चला रहा है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। अब दो धड़े हैं ईरान के अंदर, और इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, मीडिया भी डिस्कशन कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा अंदर की बात आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है। देखिए सब, एक तो है ईरान की सरकार, द फॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ ईरान, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, जिसमें मसूद पेज़ेश्कियान जिसके राष्ट्रपति हैं, फिर उनके अंडर आप ये अरिकची को ले लीजिए जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, फिर अलग से उनकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के स्पीकर हैं गालिबाफ। तो ये सारे के सारे लोग एक डिप्लोमैटिक बेंट ऑफ माइंड के हैं। इनका दिमाग कैसे चलता है मैं आपको बताता हूं। इनका दिमाग ऐसे चलता है कि साहब चलिए लड़ाई हो रही है अमेरिका के साथ, अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन जो इसका सोल्यूशन निकलेगा ना वो टेबल पे निकलेगा। इनका सोल्यूशन निकलेगा बातचीत करके। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन सब का सोल्यूशन बातचीत से निकल सकता है, लेकिन अमेरिका को हमें एक टफ पोस्चर दिखाना है। वहां पे मिलिटरीली हम अमेरिका का सामना कर रहे हैं, हमला भी कर रहे हैं, लेकिन असली में जो सोल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा टेबल टॉक से। दूसरी तरफ अहमद वहीदी जैसे लोग हैं ईरान में, जिनका यह कहना है कि सोल्यूशन निकलेगा मैदान जंग में। लड़ते रहो लड़के हरा दो, तभी आप विक्टर हो गए, बातचीत से कोई फायदा नहीं। एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट हमें दो धड़े दिखाई देते हैं। अब बीच में हुआ क्या है कि 28 तारीख को जब खमेनेई की मौत हो गई बॉम्बिंग में, तो उसमें मुश्तबा खमेनेई को चोट लग गई। मुश्तबा खमेनेई को ऐसी चोट लगी कि 28 फरवरी से लेकर आज की तारीख, आज 23 अप्रैल है, ठीक है जी, 28 फरवरी से पूरा मार्च और ये 3rd वीक ऑफ अप्रैल उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी। 28 फरवरी के बाद उसकी कोई फोटो नहीं है, उसका कोई वीडियो नहीं है, उसकी कोई स्पीच नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक लिख के स्टेटमेंट आ गया है कि ये साहब ये खमेनेई ने बोला है, मुश्तबा खमेनेई का ये बयान है, और सबके सामने पढ़ दिया और लोगों ने ताली बजाई कि अच्छा ठीक है सुप्रीम लीडर ने बोला है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का राष्ट्रपति, ठीक है, मसूद पेज़ेश्कियान, नॉट अ स्मॉल गाय, ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हेड ऑफ स्टेट। जब वो बाहर जाते हैं तो ईरान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। बड़ा आदमी है, नो डाउट। वो बड़ा आदमी जो कि राष्ट्रपति है ईरान का, वो चाहता है मुश्तबा खमेनेई से मिले। अहमद वहीदी कहता है आप नहीं मिल सकते। अब आप समझ लीजिए कि ईरान में हो क्या रहा है। हमें कई बातें समझनी है ईरान के बारे में। यहां पे गड़बड़ अमेरिका के अंदर भी है, यहां पे गड़बड़ ईरान के अंदर भी है, और एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूंगा कि एक फ्रैक्चर आया है ईरान की लीडरशिप में, जिसकी वजह से ये पीस टॉक्स जो है ना, अगर ये हो भी गई, मैं कहता हूं कि 2 हफ्ते के बाद इस्लामाबाद में पेज़ेश्कियान आ जाए, ट्रंप आ जाए, दोनों गले मिल लें, जपियां शपियां पालें, साइन कर लें, फोटोग्राफ सब कुछ, बगल में आसिम मुनीर खड़ा है, शहबाज शरीफ खड़ा है, ये फिर कलैप्स हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, सेव दिस वीडियो, ये फिर कलैप्स हो जाएगा। और आज मैं आपको बताता हूं ये स्ट्रक्चरली इसमें क्या डिफेक्टिव है मामला पूरा। देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन दिस। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इस तरीके से है कि हर समय जो ग्लोबली फेसिंग ईरान के फेस थे वो सिविलियन फेसेस थे, और एक जमाने में जब भी आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, या आप समझ लीजिए जो सख्त एलिमेंट है ईरान के अंदर, उनके और दूसरे जिनको हम कह सकते हैं कि जो नरम एलिमेंट है ईरान के अंदर, जो कि डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, जिसमें हम गालिबाफ हैं, जिसमें अरिकची हैं, जिसमें मसूद पेज़ेश्कियान हैं, ये लोग, इस किस्म के लोग जो कि थोड़े से आप ये कह लीजिए कि ईरानियन स्टैंडर्ड से थोड़े से लिबरल माने जाते हैं, जब भी इनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता था, वहां पे खमेनेई, जिसकी 28 तारीख को डेथ हो गई, वो बीच में, क्योंकि सबके बड़े थे और सबके बॉस थे और सब लोग उनकी इज्जत करते थे, आईआरजीसी भी उनको रिपोर्ट करता था और ये सब लोग भी उन्हीं को रिपोर्ट करते थे। इन दी एंड ही वॉज द ओवरऑल सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। तो लोग उनके पास जाते थे, फिर जो फैसला वो करते थे तो उसका मान सम्मान ये लोग भी करते थे और ये लोग भी करते थे। अब उनकी हो गई डेथ,
और जो उनके बाद बना उनका बेटा मुश्तबा खमेनी, उसका कुछ पता नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो जिंदा तो है लेकिन उसको बहुत गंभीर रूप से वो घायल है और मतलब ही इज ऑन लाइफ सपोर्ट। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनके जीवित होने का प्रूफ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि डिसफिगर हो गया है। ये ट्रंप खुद कह चुका है कि वो डिसफिगर हो गए हैं। कोई कहता है उनका पैर खराब हो गया है, पैर कट गया, व्हाटएवर द केस में भी। अब बात ये हो रही है यहां पे कि एक्सेस कंट्रोल किया जा रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति ईरान का, वो अपने सुप्रीम लीडर से, अपने बॉस से नहीं मिल सकता क्योंकि बीच में आईआरजीसी आ गई। यानी कि जो बीच में बैलेंस करके चलते थे 28 फरवरी से पहले खमेनी, जो बुजुर्ग थे खमेनी, बड़े थे, वो जब सबके बीच में बैलेंस करते थे, बैलेंस करने वाला आदमी कोई है नहीं। अब क्योंकि बैलेंस करने वाला कोई आदमी नहीं है दोस्तों, तो कमान संभाल ली अहमद वहीदी ने, जो कि आईआरजीसी का हेड है। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि ईरान में हो क्या रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि जब ईरानियन टीम जाएगी पाकिस्तान, इस बार नहीं गई, हो सकता है 3-4 दिन के बाद चली जाए, हो सकता है अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, जब भी जाएगी, हर समय यह डाउट रहेगा कि ये लोग जो कमिटमेंट करके आ रहे हैं अमेरिकन को, अब देखिए ना, वहां पे मोल तोल होगा, मोल भाव होगा, ये बात तय है, नेगोशिएशन में यही होता है। अच्छा, ये लोग बोलेंगे कि ठीक है साहब, जो न्यूक्लियर वाला मामला है हम 5 साल के लिए रोकेंगे, अमेरिकन बोलेंगे 20 साल के लिए रोकेंगे, ये बोलेगा नहीं नहीं, अच्छा चलो एक काम करो, हम 10 साल पे, नहीं 10 साल नहीं, ये सब करना पड़ेगा ना। वहां पे आईआरजीसी बैठी है और आईआरजीसी का ये मानना है कि न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत ही नहीं होगी। तो साहब, यानी कि ये जो जा रहे हैं नेगोशिएट करने के लिए ईरान के बिहाफ में, क्या ये एम्पावर्ड हैं? क्या इनमें वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी है कि अपने देश की तरफ से ये कोई कमिटमेंट दे पाए अमेरिकन को? क्या ये बात सच है? क्या ये दे सकते हैं? अच्छा, दूसरे लेवल पे आसिम मुनीर जाता है और 4 दिन के लिए तेहरान में बैठता है और वहां पे जाके ईरानियों को खूब कन्विंस करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, ये अमेरिका के टर्म्स हैं और अमेरिका की ये कंडीशंस हैं, आप थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए, आप थोड़ी सी तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए साहब, आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे। 4 दिन 4 रात वहां पे बैठता है तेहरान में और ये सबसे मिलता। अब बात ये है कि जब ये तेहरान में गया आसिम मुनीर, तो आसिम मुनीर को एयरपोर्ट पे रिसीव कौन करता है? सैयद अब्बास आरिकची, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का। ठीक है, पर क्या ये सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर से मिला? क्या ये फॉरेन मिनिस्टर से सिर्फ मिला कि ये आईआरजीसी के कमांडर से भी मिला? क्योंकि उनके साथ तो इसके अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा मीडिया ने हमें बताया, फॉरेन मीडिया कहता है कि आसिम मुनीर के बड़े अच्छे रिश्ते हैं आईआरजीसी की पूरी हाईकमान से। और अगर ये सच है तो क्या अमेरिकन ने इसको डीब्रीफ करा कि भाई जब तुम गए थे आईआरजीसी वालों से मिलने के लिए तो वो कहां पे थे, क्या था, उनका मूड कैसा था? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज सब जानने की कोशिश करती हैं। अहमद वहीदी था, क्या तुम उससे मिले? हाँ साहब, मैं उससे मिला। अच्छा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? जब उसने चाय ऑफर करी, तुम्हें कुछ नाश्ता ऑफर करा, कुछ भी स्नैक्स ऑफर करे, वो एवरीथिंग, वो पहना क्या था? क्या वो गेट पे आया आपको रिसीव करने के लिए? क्या छोड़ने के लिए गया? एक एक चीज, जब वो बोल रहा था तो क्या आंखों से आंखें मिला रहा था? वो बैठा कैसे था? एक एक चीज वो पूछेंगे बार बार, और पूछी भी होगी क्योंकि उससे एक पूरी पेन पिक्चर बनती है कि ये आदमी ऐसा है, इसका फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा है। इंटेलिजेंस एजेंसी यही काम करते हैं, उनका दिन रात का यही काम है। तो क्या आसिम मुनीर ने सीआईए को नहीं बताया होगा? बिल्कुल बताया होगा, 100% बताया होगा। तो जैसे आसिम मुनीर वापस जाते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद ईरान से एक स्टेटमेंट निकलता है कि जो पाकिस्तान है ना, वो फेयर गेम नहीं खेल रहा, वो टिल्टेड है। पाकिस्तान इज टिल्टेड। अब पाकिस्तान इज टिल्टेड का क्या मतलब है भाई? हाउ कैन यू से पाकिस्तान इज टिल्टेड? टिल्टेड टुवर्ड्स व्हाट? तो पाकिस्तान इज बेसिकली टिल्टेड टुवर्ड्स द अमेरिकन्स। पाकिस्तान जो गाना गा रहा है ईरान में जाके, वो अमेरिकन्स का गाना है। पाकिस्तान ने अमेरिकन्स को नहीं बोला कि भाई साहब ये आपके 10 पॉइंट हैं, आप इनमें से कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करो, आप कुछ तो बोलो, ये गलत है, ये सही है, थोड़ा सा कम करो यार। अगर आप ये सब ईरानियों से मांगोगे तो कैसे दे देंगे वो? दे कांट गिव इट टू यू, इट इज इंपॉसिबल फॉर द ईरानियंस टू डू इट। यू नो, व्हाई आर यू इवन आस्किंग फॉर दीज थिंग्स? पाकिस्तानियों ने एक बार ये बात नहीं बोली। पाकिस्तानी लगातार दर लगातार सिर्फ ईरानियों पे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो यार, तुम कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करते, तुम्हें क्यों चाहिए न्यूक्लियर वेपन? ये सारी की सारी चीजें ये ईरानियन से बोल रहे हैं। अब ईरानियन इनसे चिढ़ रहे हैं। लेकिन फिर मैं ईरानियों से ये पूछता हूं कि क्या आपको नहीं पता था? आपको क्या नहीं पता था कि पाकिस्तान यही करेगा? अगर पाकिस्तान अपने आप को मीडिएटर कहता है,
अगर खुद पाकिस्तान अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड मीडिएटर है, तो क्या मीडिएटर को न्यूट्रल होना जरूर? क्रिकेट में भी होता है, जब सीरीज होती है, जब मैचेस होते हैं, तो ये देखते हैं कि साहब जो अंपायर है ना, वो प्लेइंग कंट्रीज में से ना हो। इनके, आप सिंपल सी बात है, मैं ईरानियों से पूछता हूं, व्हेन यू आर स्पीकिंग टू द पाकिस्तानीज, यू आर एक्चुअली स्पीकिंग टू अमेरिका एंड टू इजराइल। बी एब्सोल्युटली क्लियर, यू आर नॉट स्पीकिंग टू अ न्यूट्रल पार्टी, दे आर नॉट न्यूट्रल। इनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं यार, साफ सीधी बात है। इनके बच्चे बाहर सेटल्ड है, इनके बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज में सेटल्ड है, इनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट वहां पे है। इन्होंने रिटायरमेंट, आसिम मुनीर कहां जाएगा रिटायरमेंट का? आपको लगता है रावलपिंडी में रहेगा वो? डू यू थिंक Asim Munir is foolish? He's going to stay in Pakistan? No. Which army chief has stayed in Pakistan for the past 4-5 army chiefs? आप देख लीजिए पाकिस्तान के, सबके सब बाहर चले गए। सोचने वाली बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान को कहते हैं कि आप मीडिएटर बनिए, ठीक है, तो मीडिएटर का काम होता है न्यूट्रल होना, और पाकिस्तान न्यूट्रल पार्टी नहीं है। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं आपको समझाता हूं क्या है कि दो धड़े बन गए ईरान में। एक धड़ा कह रहा है जंग करो, एक धड़ा कह रहा है डिप्लोमेसी करो, ठीक है। जो धड़ा कह रहा है डिप्लोमेसी करो, अब धीरे 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 उसको यह पता है कि वो कमजोर है, इसलिए अब वो भी जंग की बातें कर रहा है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, 100% नहीं, थोड़ा बहुत वो भी जंग की तरफ जा रहा है। और दूसरी तरफ से यहां पे यह शक है कि पाकिस्तान अमेरिका का एजेंट है, और वो अमेरिका का माल बेचने ईरान आया था आसिम मुनीर। ये सारी की सारी बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही है दोस्तों, इसलिए मामला इतना कॉम्प्लिकेट हो रहा है।